अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? खुश हैं? तो फिर आप लोगों ने एक बड़ा ही प्यारा सा मिड टर्म हम लोगों को दिया, और इस उम्मीद के साथ, इस जोश के साथ, इस वलवले के साथ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, आप लोगों ने मिड को अटेम्प्ट किया होगा, आप लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी। मैं अज्यूम करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे एक प्रॉपर तरीके से अपने आप को यूं प्रिपेयर करके आए होंगे जैसे आई कैट का एग्जाम था। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स डिस्कस द मिड टर्म और एक अप्रोच को समझते हैं कि कैसे हम ऑडिट का पेपर सॉल्व करेंगे। जब हम आईकैब में जाएंगे, किस तरीके से हमने पेपर को देखना है, किस तरीके से पेपर को समझना है, कौन से सवालों को पहले करना है, किन सवालों को बाद में करना है। तो ये सारी चीजें हमने आज इस मिड टर्म की डिस्कशन में सीखनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जब आपके पास पेपर आया तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 9 सवाल थे इस पेपर में। 9 क्वेश्चंस वर देयर। अब इन 9 क्वेश्चंस में से कुछ सवाल बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आईकन में भी यूं होता है कि 8-9 सवाल होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा गया है कि जो आखिरी सवाल होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होता है, जिसमें आईकैप ने प्योर क्रैमिंग टेस्ट की होती है। तो यहाँ पे भी हमने जब आखिरी सवाल को डिजाइन किया तो वो जरा तगड़ा बना दिया, मगर उससे पीछे अगर आप देखें तो सवाल नंबर 8 जिसमें आईकैप में होता है कि क्वेश्चन नंबर 8 वॉज जस्ट प्योर क्रैमिंग, यानी कि 100 नंबर में से आप 4+3 7+2 9+5 14 मार्क्स तो स्ट्रेट अवे यहां से हासिल कर सकते थे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। अगर आप लोगों ने तैयारी की है, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको समझा होगा, तो ये नंबर बहुत आसान है। मैं एक दफा रिपीट कर दूं, 4 मार्क्स के लिए हमसे ये पूछा जा रहा था कि भाई इन certain circumstances an entity may ask the auditor to change to change the terms of audit. What should the auditor do in such situations? अगर आपको ड्यूरिंग ऑडिट एंटिटी ये कहती है कि भाई टर्म्स को चेंज कर दें, तो बीइंग ऑडिटर आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज कि आपको जस्टिफिकेशन हासिल करनी चाहिए। अब मैं वो पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप लोगों ने लाजमी बात है लिखे होंगे या लिखने चाहिए थे। तो सबसे पहले ऑडिटर इस चीज की जस्टिफिकेशन डिमांड करेगा और देखेगा कि जो मैनेजमेंट आपको लॉजिक दे रही है वो लॉजिक रीजनेबल है या नहीं है। अगर तो वो समझता है कि वाकई में ये लॉजिक रीजनेबल है, उनकी तरफ से एक रीजनेबल रिक्वेस्ट आई है, तो वो अपने इन टर्म्स को चेंज कर देगा। ठीक है, वो एग्री हो जाएगा और चेंज कर देगा, और जो चेंज टर्म्स हैं उनको रिकॉर्ड भी कर लेगा। और अगर ऑडिटर इज अनएबल टू एग्री, अगर ऑडिटर एग्री नहीं होता इन चेंजेस के साथ, और इसको समझ नहीं आ रही है मैनेजमेंट की, और मैनेजमेंट भी इसका साथ नहीं दे रही है, तो फिर अगर वो डिसएग्रीमेंट में है और मैनेजमेंट वाले उसको मजीद फोर्स कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो फिर वो वहां से विदड्रॉ कर जाए। वो उस एंगेजमेंट को छोड़ देगा, ही विल बी विदड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। और उसके बाद कंसिडर करेगा कि क्या उसके पास कोई ऑब्लिगेशन है कि उसने रिपोर्ट करनी है टू दो चार विद गवर्नेंस, ओनर्स और रेगुलेटर्स। तो ये सारी बात अगर आपने लिखी है, एक एक बात अगर आपने लिखी है, कोई बात अगर आपने स्किप नहीं की, तो 4 नंबर आपको इस सवाल में मिल जाएंगे। तो अगेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अच्छा जी, पार्ट बी, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन कैम सेक्शन। आपने कैम सेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट बताना है व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन एडवर्स ओपिनियन। जब हम एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो कैम के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? 3 नंबर के लिए आपसे सवाल पूछा गया। तो अब इस चीज को जरा समझते हैं कि एडवर्स ओपिनियन या एडवर्स रिपोर्ट में कैम की क्या अहमियत होती है। तो ऑल्दो हम लोगों ने लेक्चर्स के अंदर भी ये बात की हुई है कि जब ऑडिटर एडवर्स ओपिनियन देता है तो उसमें कैम को शामिल करने से वो घबरा रहा होता है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत खराब है, मैनेजमेंट की फाइनेंशियल्स बिल्कुल भी सही नहीं बनी हुई है, और एक तरफ हम लोग कैम में मैनेजमेंट की तारीफ करने बैठ गए हैं। तो अगर ऑडिटर ने कैम को कम्युनिकेट करना है तो उसको थोड़ा सा
देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसको रेलेवेंस तलाश करनी पड़ेगी कि क्या उस चीज के इंटेंडेड यूजर एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते हैं। तो एडवर्स ओपिनियन हम उस मौके पे देते हैं जहां पे हम कहें कि भाई इंडिविजुअली या एग्रीगेट तुम मटेरियल गलती भी कर रहे हो और परवेसिव गलती भी कर रहे हो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर थोड़ा सा सहम जाता है एडवर्स ओपिनियन के अंदर, जब वो कैम डालता है तो वो देखता है कि यार ऐसा ना हो कि मेरा यूजर डी ट्रैक हो जाए। तो ऑडिटर उसमें जो है विल बी इंक्लूडिंग अ स्टेटमेंट दैट एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स, आप लोगों ने ये लिखना था कि एक्सेप्ट फॉर द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, हमने डिटरमिन किया है कि वी हैव नो अदर की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट इन आवर रिपोर्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो एडवर्स ओपिनियन में बात कर दी है वो कैम है। वो कैम नहीं है, क्योंकि कैम कभी भी नेगेटिव बातों पे नहीं होता। तो अगर आपको कैम नजर भी आ जाए तो फिर आप उसकी जो वर्डिंग है, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसको दबा देते हैं। उसको दबा देते हैं ताकि वो उभर के सामने ना आए। तो 3 नंबर के लिए आपने ये सारी बातें लिखनी थी। देन 2 नंबर के लिए आपसे पूछा गया है कि भाई 4 एग्जांपल्स दे दें जहां पे आप एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं। अब ये 2 नंबर तो फ्री के थे, आप लीगल ऑप्शंस लिख सकते हैं, आप मेडिसिन लिख सकते हैं, आप इंजीनियर लिख सकते हैं, आप लॉयर लिख सकते हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री काउंटिंग की जा सकती है, एक्चुअरीज लिख सकते हैं, कम्प्लेक्स जो अनयूजुअल टैक्सेशन के इश्यूज होते हैं वो लिखे जा सकते हैं। तो एक लिस्ट आपने बस बयान करनी थी। फिर 210 से एक और सवाल। हमने आपसे कहा कि आप हमें एंगेजमेंट लेटर में जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं वो कोई से 5 बता दें। तो उसमें ऑब्जेक्टिव था, स्कोप था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क था, किस तरह की रिपोर्ट देके जाएंगे, और एक स्टेटमेंट की एंटिटी इन चीजों से डिफर नहीं करेगी। ठीक है। तो स्टेटमेंट कि यस कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें रिपोर्ट डिफर कर सकती है एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट से। तो ये बातें आपने मेंशन करनी थी 5 नंबर के लिए, और आपके 5 नंबर पक्के हो जाने थे। तो ये 8 नंबर, सॉरी 8, क्वेश्चन नंबर 8 वॉज प्योर 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद अगर मैं ऊपर आऊं तो एक और सवाल आपको नजर आया होगा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें आपसे कहा गया था कि राइट डाउन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विच द प्रैक्टिशनर विद मैनेजमेंट फॉर द रिव्यू एंगेजमेंट। यानी कि रिव्यू के टाइम पे कौन सी टर्म्स को तय किया जाता है। अब मजे की बात है कि ये तकरीबन वही सवाल था जो कि अभी आपने 210 को सॉल्व किया होगा। जब हम लोग रिव्यू की बात करते हैं, जब हम लोग रिव्यू की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि रिव्यू का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है, उनकी जिम्मेदारियां, हमारी जिम्मेदारियां। तो चैप्टर नंबर 15 में जब आप जाएंगे और रिव्यू रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको वैसी ही चीजें मिल जाती हैं। फिर एक्सपेक्टेशन गैप के अंदर आपसे 4 एग्जांपल्स पूछी गई थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑडिटर उनको लगता है कि 100% अकाउंट्स को देखता है, ऐसा नहीं है, वो सैम्पलिंग पे काम करता है। उनको लगता है कि वो जो रिपोर्ट है वो ऐसी बनाता है जिससे फ्रॉड पकड़ा जाता है, ऐसा भी नहीं है। उनको लगता है कि इंटरनल कंट्रोल्स वेरीफाई होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जो जो इनहेरेंट लिमिटेशंस वाले पॉइंट्स थे आप उठा के यहाँ पे लिख सकते थे कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ऑडिटर को लेके, और ऑडिटर की एक्चुअल क्या स्टैट्यूटरी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने वो बातें बतानी थी। ठीक है। तो उनको लगता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो गारंटी है, 100% अश्योरेंस देती है, ऐसा भी नहीं है। ये सैम्पलिंग पे काम करता है, ये कंट्रोल्स के ऊपर कोई काम नहीं करता। तो जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो आपने यहाँ पे क्लियर आउट कर देनी थी। तो अगर आप देखें 7 मार्क्स यहाँ से आगे, 7 नंबर सीधे सीधे यहाँ से बनते हैं, और उसके बाद 7, 3, 10, 14, 16, 21 नंबर का पेपर तो आपको बाय डिफॉल्ट आना चाहिए था। मतलब 21 नंबर का पेपर ऐसा पेपर है जो कि आपकी ग्रिप में होना चाहिए था, और इसके ऊपर किसी भी तरह से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। फिर फर्स्ट आवर में आपने ये सवाल देखे। जब आप फर्स्ट पेज पे आते हैं तो कुछ और टाइप 2 सवाल आपको मिलते हैं। जिस तरह सवाल नंबर 1, ये सवाल इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में से था, और इस सवाल में आपने सिर्फ डायरेक्ट असिस्टेंस के ऊपर अपनी बातें करनी थी।
यानी कि अगर आपको डायरेक्ट असिस्टेंस आता था तो आप ये सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इट वाज जस्ट अ टाइप टू क्वेश्चन, इसमें कोई लॉजिक छुपी हुई नहीं थी। आपने बस ये बताना था कि कौन से एरियाज ऐसे हैं, या जब एक ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को कोई काम देने लगता है तो क्या क्या चीजें कंसिडर करता है। जजमेंट कितनी है, रिस्क कितना है, थ्रेट्स क्या है, तो क्या उसको खुद सफिशिएंटली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा, ये चार बातें। और फिर कौन कौन सी बातों को प्रीक्लूड किया जाता है, जब आप किताब में देखेंगे तो बिल्कुल उससे नेक्स्ट पैरा इस प्रीक्लूडिंग पॉइंट को डिस्कस करता है। तो 8 नंबर के लिए भाइयों ये भी एक टाइप टू बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था। तो 21 जमा 8, 29 नंबर का पेपर सीधा सीधा आपके ग्रिप में था। मैं नीचे आता हूँ तो 220। अब अगेन ये भी टाइप टू क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने 220 को सही तरीके से पढ़ा था तो इस सवाल में आपको कुछ चैलेंजेस दिए गए थे, 4 पॉइंट्स थे, 4 अदर चैलेंजेस थे, और आपने 220 की रोशनी में बस ये बताना था कि आप इन एरियाज को कैसे लेकर चलेंगे। एपेक्स सोल्यूशन। During the audit, the following challenges arise. A junior team member hesitates to report inconsistencies in revenue recognition due to fear of backlash, leading to delay in identifying potential misstatements. जो एक जूनियर टीम मेंबर है वो हेजिटेट कर रहा है कि यार मैं अगर ये जो इनकंसिस्टेंसीज हैं इनको रिपोर्ट करूंगा जो कि मुझे नजर आई हैं रेवेन्यू के एरिया में, तो मुझे डर है कि मेरे ही खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो वो बैकलैश के लिए तैयार नहीं है और वो उस फियर में है, और इसकी वजह से चीजों को डिले का शिकार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 220 ने हमें स्ट्रेट अप ये कहा है कि आपको ओपन कम्युनिकेशन के साथ रहना चाहिए, आपको एक अच्छा स्केप्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, आपको गाइड करना चाहिए अपने टीम मेंबर्स को, ताकि वो खुल के अपनी बातें आपके साथ शेयर करें। और आपकी जो सुपरविजन है वो अच्छी खासी तगड़ी होनी चाहिए, ताकि आप जो भी मिसस्टेटमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें। तो यहाँ पे जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस सर्विसेज है वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको अपना जो प्रोसेस है सुपरविजन का, रिव्यू का, उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था, और एक कल्चर लेकर आना है फर्म में जिससे लोग घबराए ना, बल्कि अपने आप को अकाउंटेबल करने के लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि जब तक वो बैकलैश से डरते रहेंगे चीजें कभी भी सीधी नहीं होगी। Then point two, it is discovered that the senior auditor on the team has an indirect financial interest in Apex Solutions through mutual funds. अब इसका मतलब है कि उसकी इंडिपेंडेंस डाउट पर लग गई है। तो अगेन ऐसे बंदे को क्या करना चाहिए, इसको रिमूव कर देना चाहिए फ्रॉम एंगेजमेंट। उसके काम, जिसने काम किया हुआ है पुराना, उसके काम को एवेलुएट करना चाहिए, उसको एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमें बगौर देखना चाहिए, और उसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए ताकि हम इंडिपेंडेंस को मजीद इंश्योर कर सकें। तो अब इसमें हमें कौन से प्रिंसिपल्स लेकर आने चाहिए थे, हमें एथिकल रिक्वायरमेंट और लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। Then, audit team faces resource constraints due to the underestimated complexity of client overseas operation, impacting key audit areas like transfer pricing and foreign exchange. Again, यहाँ पे वो रिसोर्स कंस्ट्रेंट में चली गई है ऑडिट टीम, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट्स ओवरसीज ऑपरेशन। अब चूंकि यहाँ पे इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी एडिशनल रिसोर्सेज की, कि वो आए और टास्क को आगे लेकर चलें, टास्क को रीअसाइन करें, कंडक्ट करें कुछ ऐसे रिव्यूज जो कि मिड ऑफ द एंगेजमेंट हो, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इन तमाम एरियाज को डील करते जाएं। तो अब अगेन इन एरियाज के अंदर मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, और रिसोर्स इवेलुएशन, रिसोर्स कितनी स्किल्ड है, सफिशिएंट है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अराइज कर रहा है बिटवीन एंगेजमेंट टीम एंड फर्म्स टेक्निकल एक्सपर्ट रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ न्यू सब्सक्रिप्शन मॉडल अडॉप्टेड बाय एपेक्स। तो जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो 220 ने बहुत ही सीधी बात की है कि आप कंसल्ट करें
टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ डॉक्यूमेंट्स को देखें, गूगल करें आप, इवन यू कैन यूज चैट जीपीटी, तो कुछ भी करके आपको रिजॉल्व करने हैं ये तमाम डिफरेंसेस। और इसके अंदर भी आपको ओपन कोलैबोरेशन करनी चाहिए, ओपन यू हैव डिस्कशन करें। जब तक आप चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे चीज़ें कभी भी रिजॉल्व नहीं होंगी। इसमें फीडबैक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है, और आपको बहुत इफेक्टिवली इस चीज़ को लेकर चलना है ताकि आपकी इंगेजमेंट परफॉर्मेंस मजीद से मजीद तर बेटर हो जाए। तो ये एक ट्रिकी सवाल था, इसको मैं एक लॉजिकल सवाल कह सकता हूँ, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। बट अगर आपने 220 को याद किया था तो ये डूएबल सवाल था, इतना मुश्किल भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था। तो पहले पेज पे तो हमें ये दो सवाल नजर आते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 8 + 8 16, 16 और 7 23, 23 के बाद हम लोगों ने 23, 27, 30, 37 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया। यानी कि तकरीबन 1/3 से थोड़ा सा ऊपर का पेपर हमने अटेम्प्ट किया। और ये सारे सवाल आपको पहले घंटे में कर लेने चाहिए थे। पहले घंटे में अगर आपने इन सवालों में से 37 में से अगर आप 25 तक भी पहुंच गए हैं, 20 तक भी पहुंच गए हैं, 24 तक भी पहुंच गए हैं, तो आप करीब जा रहे हैं पेपर को पास करने में। तो आपने पहले ही घंटे में रिपोर्ट्स का सवाल ओपन कर लिया, पहले ही घंटे में अगर आप वो जो सवाल नंबर 9 था वो आपने अगर ओपन कर लिया, तो फिर चांसेस हैं कि आप शायद टाइमली अपना पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आई कैप के एग्जाम में भी आपने ऐसा ही करना है कि जब आप तैयार हो, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करें, तो पहले घंटे में आपने कोशिश करनी है कि जितने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल हैं, जो टाइप 1 टाइप 2 सवाल जो कि आपको आते हैं और नॉर्मली चैप्टर 1 में से होंगे, 2 में से होंगे, 13 में से होंगे, 11 में से होंगे, 12 में से होंगे, 15 में से अगर आया तो अच्छी बात है। ये आपको पहले घंटे में सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, ताकि आपकी हिम्मत और आपका हौसला मजीद इम्प्रूव हो और आप मजीद अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है फर्स्ट आवर। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन सेकेंड आवर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।